नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी राजस्थान जीके पर। देखिए दोस्तों, हम जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें हमने अगले वीडियो में गणेश्वर सभ्यता और बेराट सभ्यता के बारे में पढ़ा और उससे पहले हम आहड़ सभ्यता के बारे में भी पढ़ा। तो आज हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अपने टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है और इसमें से प्रश्न है जो जरूर पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और ये इन सभी सभ्यता जो हमने राजस्थान की पढ़ी है उसमें सबसे बड़ी सभ्यता यही है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, कालीबंगा सभ्यता, ठीक है, कहाँ स्थित है ये? जिला हनुमानगढ़ में। और नदी सरस्वती नदी, जो कि वर्तमान में इसको घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। यानी जो सरस्वती नदी है प्राचीन, जो कि लुप्त हो चुकी थी और जो वर्तमान में अब किस नदी के रूप में बहती हैं? घग्गर नदी के रूप में बहती हैं। और ये घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित हैं। अगर कालीबंगा का नामकरण के बारे में अगर देखें तो जो बंगा है ये पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चूड़ी। यानी काली बंगा, काली यानी काले, काले कलर की, और बंगा यानी चूड़ी यानी काली चूड़िया। तो काली बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? काली चूड़िया। कालीबंगा की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। खोज किसके द्वारा? घोष के द्वारा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, खोज घोष के द्वारा। तो कब की? 1951-52 में। सर्वप्रथम एलपी टेस्सीटोरी ने 1887-1899 के बीच में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में सर्वेक्षण करवाया तथा अनेक पुरास्थलों तथा पुरावस्तुओं के बारे में जानकारी दी। यानी सबसे पहले जो एलपी टेस्सीटोरी है, उन्होंने 1887-88 के बीच में उन्होंने जो सर्वेक्षण करवाया था बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र में, तो वहां पर अनेक पुरास्थल और पुरावस्तुओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी। उसी समय सर्वप्रथम कालीबंगा की जानकारी भी इन्होंने टेस्सीटोरी ने दी थी। तो सर्वप्रथम जानकारी इसके द्वारा ही दी गई थी। उत्खननकर्ता की बात करें तो 1961 से 1969 के बीच में बीवी लाल तथा बीके थापर ने करवाया था। बीवी लाल यानी ब्रजवासी लाल और बीके लाल थापर का मतलब बालकृष्ण थापर, यानी बालकृष्ण थापर, बीके थापर यानी बालकृष्ण थापर और बीवी लाल यानी ब्रजवासी लाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्राप्त सैंधव स्थलों में राखीगढ़ी और धोलावीरा के बाद कालीबंगा का तीसरा स्थान है। देखिए क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, यानी वो सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थलों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम केवल भारत की बात कर रहे हैं। जो भारत में जो सबसे बड़े स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, उसमें राखीगढ़ी और धोलावीरा के बाद तीसरा स्थान किसका है? कालीबंगा का। यानी भारत में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया यह दूसरा स्थल है। कौन सा स्थल है? दूसरा स्थल है। यानी भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया ये दूसरा स्थल है। ठीक है, आगे देखते हैं कि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था। ये प्रश्न काफी एग्जाम में पूछा गया है और ये पूछा भी जा सकता है कि कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था। और इसका जो समर्थन किसने किया था? स्टुअर्ट पिगट ने। किसने किया था? स्टुअर्ट पिगट ने इनका समर्थन किया था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जा सकता है। तो कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा ने कहा था।
और कालीबंगा की जो जानकारी के बारे में अगर देखें तो कालीबंगा से हमें दो काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी पहले प्राक हड़प्पा कालीन और फिर हड़प्पा कालीन। यानी जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है, इससे पहले की जो सभ्यता भी यहाँ पर प्राप्त हुई है, जिसे क्या कहा गया, प्राक हड़प्पा कालीन। इसका समय माना जाता है 2400 ईसा पूर्व और इसको सोथी संस्कृति कहा जाता है। जो बाद वाली है इसको क्या है, हड़प्पा कालीन संस्कृति है, और जो पहले इससे पहले वाली क्या है, सोथी संस्कृति। प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति को क्या कहा जाता है, सोथी संस्कृति कहा गया। यह 60 मीटर खोदने पर मिली, यानी जो अपने जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता जो कालीबंगा की खुदाई की, तो उसे 60 मीटर और खोदने पर कौन सी संस्कृति मिली, सोथी संस्कृति मिली। यह यहाँ पर ग्रामीण अवशेष मिले, जबकि कालीबंगा की जो सभ्यता है वह नगरीय सभ्यता है, और जो प्राक हड़प्पा कालीन जो सभ्यता मिली वह ग्रामीण संस्कृति थी। कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका नाम क्या दिया गया, कालीबंगा प्रथम। जो प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो सोथी संस्कृति मिली उसको कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले पश्चिमी टीला, यानी जो प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष किस स्थान पर मिले, पश्चिमी टीला, यानी जो दो टीले हैं, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। और जो प्राक हड़प्पा कालीन के अवशेष किस स्थान पर मिले, इस पश्चिमी टीले पर मिले। चौथी पश्चिमी टीला के अंदर मिली, यानी जो हमने बात की, जो पश्चिमी टीला है, यहाँ पर चौथी संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। प्राक हड़प्पा कालीन के अवशेष प्राप्त किस स्थान पर हुए, पश्चिमी टीले पर हुए। इसकी विशेषता की बात कर रहे हैं हम। अभी हम प्राक हड़प्पा कालीन की विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राक हड़प्पा कालीन, यानी हड़प्पा कालीन से पूर्व जो हमें संस्कृति प्राप्त हुई इसको प्राक हड़प्पा कालीन कहा गया। तो इसके बारे में हम विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, मकानों में दरारें मिली, यानी भूकंप के बारे में यहाँ बताया जाता है। यानी भूकंप के साक्ष्य कहाँ पर मिले, यहाँ पर प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता में मिले। कब मिले, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता में भूकंप के अवशेष मिले। यहाँ पर ही हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले, ठीक है ना। जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी प्राक हड़प्पा कालीन में ही मिले, जो कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं। यहाँ पर दो फसलें एक साथ बोने के प्रमाण मिले, चना और सरसों। यानी यहाँ पर एक साथ दो फसलें बोने के भी प्रमाण मिले, जिसमें चना सरसों मुख्य फसल हैं। तांबे की बैल की मूर्ति मिली, काले रंग की चूड़ियाँ मिली और पत्थर का सिलबट्टा भी मिला। तो यहाँ पर क्या क्या मिला आपको ध्यान रखना है। तांबे की बैल की मूर्ति मिली, काले रंग की चूड़ियाँ मिली और पत्थर का सिलबट्टा मिला। मकान कच्ची ईंटों से निर्मित मिले, और जो ईंटों का जो अनुपात है वह क्या था, 1:2:3, यानी 10, 20, 30 सेंटीमीटर के से भी हम देख सकते हैं। और इसकी विशेषता है, प्राक हड़प्पा कालीन मृद भांड मिले, जिस पर, यह मृद भांड का मतलब वही होता है मिट्टी के घड़े पर आधी तिरछी रेखाएं खींची हुई मिली। यानी यहाँ पर जो मृद भांड मिले वहां पर उसके ऊपर जो मतलब से ऐसे सजावट की हुई थी, आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हुई थी। इन मिट्टी के बर्तनों को 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया। ये जो मिट्टी के जो मृद भांड मिले, जो मिट्टी के बर्तन जो मिले, उसे 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया, फैब्रिक ए से फैब्रिक एफ। तो ये थोड़ा सा नाम ध्यान रखना, फैब्रिक ए से फैब्रिक एफ जो श्रेणी के जो बर्तन है मिट्टी के, वह कहाँ से मिले, तो आपको बताना है प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति से, यानी चौथी संस्कृति से यह प्राप्त हुए। प्राक हड़प्पा को 60 मीटर तक खुदाई करनी पड़ी, तब जाके यह अवशेष प्राप्त हुए। तो हमने पहले भी पढ़ा कि जो 60 मीटर इसकी खुदाई करने पर प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता प्राप्त हुई।
मृद भांडों को विभिन्न चित्रों से अलंकृत किया गया था। यानी जो मृद भांड मिले वहां पर उस मृद भांडों पर जो विभिन्न तरह से चित्र भी बनाए गए उन्हें अलंकृत किया गया। यहाँ से कुछ पक्की ईंटें भी मिली। यानी यहाँ पर जो मकान है वह कच्चे ईंटों के थे और लेकिन यहाँ पर कुछ पक्की ईंटें भी मिली हैं। तो यहाँ कच्चे ईंटों के मिलने के कारण इस सभ्यता को क्या कहा गया? दीनहीन की संस्कृति यानी काली जो हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी दीनहीन की बस्ती कहा गया। ये जो चित्र है पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, पश्चिमी और पूर्वी। और इस टीले पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर ही वो जो चौथी संस्कृति है इस स्थान पर मिली पश्चिमी टीले पर। यहाँ इस स्थान पर दुर्ग और यह सामान्य लोग निवास करते थे। यहाँ पर विशेष जो महत्व के जो लोग हैं वहाँ पर यहाँ पर रहते थे। यह दोहरी जो दीवार है यहाँ पर, और ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर पूर्वी टीला का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पक्की नाली व सड़क नहीं मिली। यानी जो यहाँ जो क्षेत्र है यहाँ पर नाली और जो सड़कें हैं वह यहाँ पर नहीं मिली। यानी पक्की नाली और जो सड़क है वहाँ पर नहीं मिली, यानी पूर्वी टीले के इस भाग पर नहीं मिली। और ये जो क्षेत्र है पश्चिम टीला जो दुर्ग क्षेत्र, यह सार्वजनिक महत्व की जो इमारत है और यह सामान्य लोगों की। तो देखते हैं इसमें पश्चिमी टीले की विशेषता क्या है। ये दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र माना जाता या कहा जाता था। यहाँ बृहद अनागार प्राप्त हुआ। यहाँ चौपाल यानी जहाँ लोग बैठते हैं जो चबूतरा है वह यहाँ पर प्राप्त हुआ। कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड मिले और उसमें हिरण की अस्थियां भी मिली। यानी यहाँ पर बलि प्रथा के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। तो यहाँ ध्यान रखना है जो 7 अग्निकुंड हैं यहाँ प्राप्त हुए और यहाँ पर हिरण की जो अस्थियां भी मिली, से मालूम होता है कि यहाँ पर बलि प्रथा थी। और दोहरी सुरक्षा दीवार यहाँ पर मिली कि जो दोहरी सुरक्षा है, यहाँ दोहरी सुरक्षा दीवार भी यहाँ पर मिली। यहाँ पूर्वी टीले की अगर थोड़ी सी बात करें तो ये क्षेत्र नगर क्षेत्र माना जाता है। सड़कें यहाँ पर पक्की ईंटों से निर्मित वह एक दूसरे को समकोण काटते हुए मिली जो ग्रिड जाल पद्धति से बनी हुई थी। नगर के एक भाग में पक्की सड़कें व पक्की नाली नहीं मिली। यानी हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो क्षेत्र हैं यहाँ पर नगर जो क्षेत्र है यहाँ पर सड़कें और जो नालियाँ पक्की ईंटों से मिली, लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्र हैं यहाँ पर पक्की सड़क और पक्की नाली नहीं मिली। अब हम बात करते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा कालीन जो कालीबंगा सभ्यता है इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो काल है, समय है, वह है 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यह यहाँ पर नगरीय अवशेष प्राप्त हुए तथा कांस्य युगीन सभ्यता के प्रमाण मिले। यानी इसे नगरीय जो सभ्यता भी कह सकते हैं और यह कांस्य युगीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अवशेष मिले। यानी ये यहाँ पर नगरीय अवशेष मिले, कांस्य युगीन सभ्यता के अवशेष मिले और सिंधु घाटी सभ्यता कालीन के जो भी अवशेष हैं यहाँ पर प्राप्त हुए। यानी इनसे मिलती जुलती सभ्यता यह है। इसकी विशेषता की बात करें तो मकानों में 2 प्रकार की छत मिली। ये देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये जो छत है ये सभी जगह नहीं मिली है। यानी अलंकृत फर्श मिला, यानी फर्श या जो छत है ये जो अलंकृत फर्श मिला। यानी सामान्य से एक ही फर्श को वो अलंकृत करते थे सभी सभ्यताओं में, लेकिन यहाँ पर जो दोनों फर्श हैं वह अलंकृत मिला। तो सामान्य दूसरे स्थानों पर नीचे की छत कच्ची, लेकिन कालीबंगा में नीचे की छत को भी पक्का किए जाने का साक्ष्य मिला। ये फैक्ट थोड़ा सा आप देख लेना कि सामान्यतः दूसरे स्थानों पर क्या जो नीचे की जो छत है वह कच्ची ही मिली, लेकिन जो कालीबंगा में जो नीचे की छत है वह भी हमें पक्की मिली है। यहाँ पर बेलनाकार मोहरें मिली। सूती वस्त्र में लिपटा
चांदी का उस्तरा मिला और रोटी बनाने का तंदूर भी मिला। तो क्या क्या मिला? बेलनाकार मोहर, सूती वस्त्र में लिपटा चांदी का उस्तरा मिला और रोटी बनाने का तंदूर भी यहाँ से मिला। ऊंट की अस्थियों का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। तांबे का दर्पण मिला। मिट्टी की दीवारों से लिपि का साक्ष्य मिला, यानी मिट्टी के जो दीवार हैं उन पर लिपि भी अंकित यहाँ से मिली हैं। और ये एक जो पॉइंट है, बकरी खींच कर जाते हुए मनुष्य के अंकन वाला मृद भांड मिला, यानी एक मृद भांड पर क्या निशान मिला? जो एक बकरी को खींच कर ले जाता हुआ मनुष्य का जो अंकित जो अंकन है वह उस मृद भांड पर मिला, यानी एक जो मनुष्य है वह इस बकरी को खींच कर लेके जा रहा है, ऐसा अंकन मिला मृद भांड पर। तो ये थोड़ी सी विशेषता भी देख लेना। और यहाँ की विशेषता अगर बात करें तो यहाँ बाजरे के साक्ष्य भी मिले। व्याघ्र या चीता है उसका अंकित मोहर भी मिली, यानी जो चीता या जो व्याघ्र होता है उसकी जो अंकित मोहर भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले, यानी यहाँ पर शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिलते हैं, यानी शल्य चिकित्सा के प्राण यहाँ कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। युग्मित समाधान मिला, यानी जोड़ों के साथ जो समाधान जो सबको गाड़ते हैं वह यहाँ पर मिला, तो युग्मित समाधान भी यहाँ मिला। और कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा की बस्ती का जो जीवन काल है, ये थोड़ा सा पॉइंट आराम से देखना है आपको कि कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जो कालीबंगा की बस्ती का जो जीवन काल है वह 400-500 साल का रहा होगा, यह अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। यानी जो कालीबंगा बस्ती का जो जीवन काल है उसका जो समय कितना बताया? 400-500 साल का बताया है। कुछ मकानों में कुएं भी मिले। कब्रिस्तान में शव जो थे वह उत्तर में सिर और दक्षिण में पैर रखते थे। जो कब्रिस्तान थे उसमें जो शव गाड़ते थे उसमें जो सिर है वह उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में क्या करते? पैरों को रखते। और एक कब्र में तांबे का दर्पण भी मिला, यानी एक कब्र में शव के साथ क्या मिला? तांबे का दर्पण भी मिला। और गिया व तांबड़े का पत्थर भी यहाँ से मिला है। मिट्टी के खिलौने भी मिले। शतरंज चौसे की गोटियां भी यहाँ से मिली और कुब्बड़ वाला बैल यहाँ से मिला, यानी कुब्बड़ वाला बैल भी यहाँ से मिला है। और यहाँ से बात करें तो जो पशु हैं बैल, गाय, हाथी, भैंस, ऊंट, सुअर, गेंडा, गधा आदि पशुओं के साक्ष्य भी यहाँ से मिले। और यहाँ स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला, जो स्वास्तिक होता है उसका भी यह चिन्ह मिला है। ये जो स्वास्तिक चिन्ह भी यहाँ पर मिला। लिपि की बात करें तो यहाँ से जो लिपि है वह सर्पिलाकार, गोमूत्राकार और बोस्ट्राफेदम जो लिपि हैं उसके साक्ष्य यहाँ पर मिले। और यहाँ 7 अग्निवेदिका भी प्राप्त हुई। यहाँ से सैंधव लिपि युक्त मृद भांड पर लिपि का ओवरलैपिंग मिला, यानी जो सैंधव लिपि है उससे युक्त यहाँ पर मृद भांड पर लिपि की जो ओवरलैपिंग है वह भी यहाँ से मिली। एक दूसरे पर आए अक्षर को क्या कहते हैं? बुस्ट्रोभेदन लिपि। ये जो बुस्ट्रोभेदन जो लिपि है उसमें क्या होता है? जो अक्षर होते हैं वह एक दूसरे पर मतलब एक दूसरे पर ऐसे आते हैं या काटते हैं तो वह उसको बुस्ट्रोभेदन लिपि कहा जाता है। और कुछ इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं वह देख लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता के संबंधित ही हैं ये भी। कालीबंगा की खुदाई है वह कितनी बार हुई? 7 बार हुई। ये थोड़ा से आप ध्यान में रखना है, अगर प्रश्न पूछ भी ले तो आपको ध्यान रखना है कि कालीबंगा की जो खुदाई है कितने बार हुई? 3 बार हुई। मानव का विकास का जो चरण है यहाँ पर 3 चरण में मिले। देखो 3 चरण में कैसे? जो हड़प्पाकालीन सभ्यता हो गई, ठीक है। इससे पहले जो हमने सोंधी सभ्यता पढ़ी उसको प्राक हड़प्पा सभ्यता कहा गया, ठीक है।
और हड़प्पा सभ्यता के बाद में भी यहाँ पर जो सभ्यता मिली उसको उत्तर हड़प्पा सभ्यता कहा गया। मानव विकास का जो क्रम है वह है प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। यानी जो जो मानव का विकास हुआ होगा तो उसमें सबसे पहले तो इसी का हुआ होगा प्राक हड़प्पा जो प्राचीन है, फिर हड़प्पा का हुआ, फिर हड़प्पा के बाद में उत्तर हड़प्पा का। और अगर खुदाई की बात करें तो खुदाई की बात में सबसे पहले तो आएगा उत्तर हड़प्पा। अब जो खुदाई होगी तो सबसे पहले ऊपर की होगी तो ऊपर वाला तो क्या होगा, नया क्षेत्र ही माना जाएगा, तो वह होगा उत्तर हड़प्पा। फिर उसके नीचे हड़प्पा और फिर सबसे नीचे क्या हो गया, प्राक हड़प्पा। कालीबंगा सिंधु, जो कालीबंगा है वह सिंधु हड़प्पा सभ्यता का छठवां सबसे बड़ा नगर है। देखो वहां पर हमने क्या देखा कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा था, लेकिन यहाँ पर जो सिंधु हड़प्पा जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उसका छठा सबसे बड़ा नगर माना जाता है किसको, कालीबंगा को। और एक थोड़ा सा ये फैक्ट देख लेना कि जो स्टुअर्ट पिगट हैं उन्होंने कहा था कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी कहा। यानी जो स्टुअर्ट पिगट है उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की क्या कहा, दो जुड़वा राजधानी कहा। यहाँ सर्वाधिक उपासना के जो प्रमाण हैं वह स्त्री रूप में मिले, अतः यहाँ पर मात्र सत्तात्मक सभ्यता मानी जाती हैं। देखो कालीबंगा सभ्यता में जो प्रमाण जो उपासना के जो प्रमाण मिले वह स्त्री के रूप में मिले, इसलिए यहाँ की जो सभ्यता क्या है, मात्र सत्तात्मक। यह अगर पूछा जाए कि कौन सी मात्र सत्तात्मक थी सभ्यता या पितर सत्तात्मक, तो आपको मात्र सत्तात्मक बताना है। और जो ए घोष है, अमलानंद घोष और प्रोफेसर मिडो हैं, इन्होंने एक कहा था कि इसका जो पतन है वो किस प्रकार से हुआ, तो उनके बारे में कहा कि 1971 ईस्वी उपग्रह से प्राप्त चित्र के आधार पर 3000 साल पहले सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी। यानी 3000 साल पहले जो सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी, तो अतः पतन का कारण नदी मार्ग में परिवर्तन होना बताया। यानी जब यहाँ पर सरस्वती नदी का जो मार्ग परिवर्तन हो गया तो वहाँ पर जो सभ्यता है वहाँ पतन हो गई थी, क्योंकि जब पानी नहीं रहेगा तो वहाँ पर लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए वो जो सभ्यता का जो पतन का कारण क्या बताया उन्होंने, नदी मार्ग में परिवर्तन। तो दोस्तों आज हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में जो पढ़ा है, ये जो फैक्ट मैंने अलग अलग मतलब जो किताबों से ना लिखे हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेंगे आपको, ज़्यादा टफ या कहीं मतलब और भी कहीं इतने गाइड को नहीं देखना है कि इसमें ये बता रहा है इसमें ये बता रहा है, इससे बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं है। और जो प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं इसी में से पूछे गए हैं। तो आप एक बार दो बार इस वीडियो को जरूर देखें, और ये जो मैंने नोट्स लिखा है इस नोट्स को या तो आप उतार लें और या फिर इसको आप एक दो बार अगर देख सके तो देख ले, ताकि आपको ये रिवीजन के तौर पर भी आसानी रहेगी। और कोई भी आप जिससे तैयारी कर रहे हो, गाइड है या कोई किताब वगैरह कोई भी है, तो उसकी तैयारी के बाद में एक दो बार ये वीडियो भी आप देख लेना, ताकि आपकी जो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम दोस्तों अगले वीडियो में जो हमने प्राचीन सभ्यता पढ़ी राजस्थान की, इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसका हल करेंगे। तो मैं अगले वीडियो में अपने जो प्राचीन सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वह लेके आऊँगा, चाहे 10-20 प्रश्न जितने भी हैं मुझे अच्छा मोस्ट लगे वो प्रश्न मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, ताकि अपना जो रिवीजन भी हो जाए, अपनी जो तैयारी है उसको भी हम परख सके कि हमें प्रश्न कितने आ रहे हैं और हमारी जो तैयारी है किस प्रकार से चल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।